रही, इस बात को स्वीकार करना होगा। उस भूमिका में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के लोग थोड़ा आगे दिखे, कोल्हान के लोग थोड़ा आगे दिखे। तो मैं अब आपसे आगे करना चाहता हूँ कि अलग झारखंड राज्य का जो नवनिर्माण होने जा रहा है, अलग झारखंड राज्य में जो नवनिर्माण की आधारशिला रखने जा रहे हैं, इसमें पलामू प्रमंडल के पीछे ना रहे, ये संदेश दिया है। देखिए, आज 24 साल हो गए अलग झारखंड राज्य के। आज भी एक सवाल, एक खलिहानों में एक आवाज निकलकर सामने आती है कि झारखंड राज्य अलग क्यों गया जाता। भारत हमने अंग्रेजों से आजाद क्यों करवाया, इसका उत्तर मिल गया, लेकिन झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ, आज भी इसका उत्तर नहीं मिल पाया। इसका उत्तर इसलिए नहीं मिल पाया है कि बेशक हम लोगों ने नक्शे से काट के अलग झारखंड राज्य लिया है। उस समय तत्कालीन बिहार राज्य से अलग होकर हमने 79,714 वर्ग किलोमीटर की जमीन का टुकड़ा, जिसमें था उस समय 18 जिले हुआ करते थे, एक झारखंड राज्य हम लोगों ने नक्शे से तो काट कर लिया। लेकिन अगर अधिकार की बात करिएगा, हक की बात कीजिएगा, तो आज भी झारखंड के जनमानस को अधिकार नहीं मिला। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये लड़का बाहर भीतर की बात करता है। हमने उनसे एक ही लाइन कहा कि आप पश्चिम बंगाल जाइए, आप उड़ीसा जाइए, आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जाइए और किसी एक सरकारी नौकरी का फॉर्म भर के दिखाइए तो भाई, बीडीओ, सीओ, दरोगा कुछ हो तो भर के दिखाइए। और मैं आपसे भी कहूंगा, आपको मौका मिले, अगर आपको लगे कि हमारा आंदोलन, हमारा आवाज झारखंड में झारखंडियों का अधिकार, झारखंड में झारखंडी फास्ट, अगर हमारा मूवमेंट, अगर हमारी आवाज अगर गलत है, तो आप भी अपने चेयर से उठकर अपने बच्चों को लेकर पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप अपने बच्चों को लेकर उड़ीसा, महाराष्ट्र आप कहीं चले जाइए और जाइए वहां कोई एक परीक्षा में बैठिए जो गुजरात सरकार की है, एक परीक्षा में बैठिए जो महाराष्ट्र सरकार की है। अगर उस परीक्षा में आपको बैठने की अनुमति मिल जाएगी तो आप मेरे पास आइए, कल से हम गाँव गाँव घूमना छोड़ देंगे। भाई, ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों, हमें बताइए। ये दोहरी नीति, ये दोहरा रवैया झारखंड के साथ ही क्यों? बिहार में बिहारी फर्स्ट, बंगाल में बंगाली फर्स्ट, गुजरात में गुजराती फर्स्ट, महाराष्ट्र में मराठी फर्स्ट, तो यदि मैं झारखंड में झारखंडी फर्स्ट, झारखंड के संसाधनों में झारखंडी का पहला अधिकार, झारखंड सरकार की नियुक्तियों में झारखंडी का पहला अधिकार, अगर मैं इस बात की डिमांड करता हूं, अगर इस मांग को उठाता हूं, तो बताइए इसमें गुनाह क्या है, अपराध क्या है और हमारी गलती क्या है, बताइए। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो झारखंड राज्य बनने का उद्देश्य आज भी पूरा नहीं हो पाया है। आज भी झारखंड राज्य बनने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। आज झारखंड राज्य अलग होने के बाद चंद परिवारों को राहत मिला है। चंद परिवार के लोगों ने यहाँ की सत्ता में कब्जा किया है, यहाँ के साधन संसाधनों में कब्जा किया है। उन परिवार के नाम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम है किन परिवारों का कब्जा है। लेकिन एक आम झारखंडी को क्या मिला, क्या व्यवस्था यहाँ? फिलहाल हाईकोर्ट ने रिम्स के बारे में क्या कहा? रिम्स आपको मालूम है झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल, रिम्स ने साफ साफ कहा अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो बंद कर दीजिए। एक आम झारखंडी को क्या मिला इस राज्य में? ये हमारा नहीं, हाईकोर्ट का आदेश है रिम्स को, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल को आदेश है कि अगर आप मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे, उनको फैसिलिटी नहीं दे पा रहे तो बंद कर दीजिए। एक आम झारखंडी को क्या मिला? आज जितने भी यहाँ पर पब्लिक यूनिट के सेक्टर है, क्योंकि मैं पलामू के बारे में नहीं जानता, मैं धनबाद बोकारो में बीएसएल है, लिमिटेड है, रांची में एचईसी है, दिल्ली में हिंडाल्को है, टाटा में जमशेदपुर है, और कोयला की जो तमाम योजनाएं हैं, बीसीसीएल है, सीसीएल है, पीसीएल है, सीएमपीडीआई है, यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, बताइए ये लोग कहां से? उतना तो छोड़िए, हमारे साथ किस प्रकार से शोषण किया जाता है, किस प्रकार हमारे हक अधिकार को छीना जाता है। मैं आपको बताता हूं, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है? क्या आपको जानकारी है? अगर नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा पलामू वासियों, सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में मिलता है। 27% कोयला केवल झारखंड देता है। यही नहीं, कोयला की प्रमुख 8 यूनिट है और कुल मिलाकर 10-11 यूनिट है। उन 8 यूनिट में बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, सीएमपीडीआई, ये 4 यूनिट झारखंड में है। लेकिन आपको मालूम है कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता है। क्यों भाई? अगर 27% कोयला हम लेंगे, गांव हमारा उजड़ होगा, उस गांव के उजड़ने के बाद जो आग लगेगी जिस धरती पर वो हमारी होगी, खेत खलिहान बंजर हमारे होंगे, उस बीमारी से
हम प्रभावित होंगे तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर किस लॉजिक से कलकत्ता रहेगा बताइए। क्योंकि आज तक झारखंड में हमारे 24 सालों के इतिहास में कोई लीडर ऐसा नहीं मिला तो झारखंड में जो खनिज संपदा है उसका हिसाब दिल्ली से मांग सके। आपको मैं एक हैरत की बात बताऊंगा। अच्छा, आपको मालूम है सेव कहां से आता है? सेव कहां से आता है पूरे भारत देश में? कश्मीर से, सबको मालूम है। अच्छा, क्या मालूम है कि अगर कश्मीर में यदि सेव का रेट 5 रुपया है तो क्या झारखंड में भी सेव का रेट 5 रुपया होगा? हाँ या ना, इतने में उत्तर दीजिए। नहीं, क्योंकि भाड़ा लगेगा। अगर कश्मीर में 5 रुपया सेव का दाम है तो झारखंड में 10 रुपया होगा। अच्छा बताइए, नारियल कहाँ मिलता है? चेन्नई में, केरल में, तेलंगाना में मिलता है ना। अगर वहां नारियल का रेट 10 रुपया है तो झारखंड में 50 रुपया होगा। सिंपल सा बात है, ये नियम है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि झारखंड के कोयले का रेट पूरा इंडिया में है? नहीं मालूम था ना। झारखंड के कोयले का रेट पूरे हिंदुस्तान में एक है। ये मजाक होता है झारखंड के साथ। कश्मीर का सेव पूरे इंडिया में एक रेट नहीं है। नागपुर के संतरे का रेट पूरे इंडिया में एक नहीं है। नासिक के अंगूर का रेट पूरा इंडिया में एक नहीं है। लेकिन झारखंड के कोयले का रेट पूरा इंडिया में एक है। ये हमारा दुर्भाग्य। क्यों पता है? हमारे जो राजनेता हैं उनको अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। अपने परिवार के अलावा, अपने परिवार की प्रॉपर्टी के अलावा शायद कुछ अगर दिखता तो कम से कम झारखंड के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, तो झारखंड के अधिकार की बातें हैं, उनको कम से कम उठाते हैं और उन बातों को रखने का काम करते हैं। तो इसलिए देखिए, ये समय की मांग है। अब अगर आप लोग समय की मांग को समझे या नहीं समझे अलग बात है। ये समय की मांग है, तभी ये कल के लड़के लोग राजनीति में आए नहीं है। हालत खराब करके रख दी है। भले ये पलामू है भाई, यहाँ हमारी अभी उपयोगिता नहीं दिखी है। आप धन्यवाद पुकारो, कदम रखिएगा। जो भी विधायक सांसद है उनके सपनों में हम आते हैं। यहाँ भी समर्थन है दादा, यहाँ पे भी समर्थन होगा। तो ये समय की मांग है। नहीं तो 29 साल के लड़के, खेलने कूदने वाले लड़के संसद का चुनाव और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनते। ये समय की मांग है। ये समय की मांग है। इस बात को स्वीकार कीजिए और इन युवाओं का हौसला बढ़ाइए, इनको समर्थन कीजिए। नहीं तो फिर याद रखिएगा, झारखंड के मुद्दों पे बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज हम जहां गए, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी दिल्ली में हम भाग लिए, जेएनयू में हम भाग लिए, दिल्ली की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम भाग लिए। हर जगह वही मुद्दों को रखे जो अपने भाषण में रखते हैं। बस एक ही को मलाल रह गया कि संसद भवन तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए। बस एक ही मलाल हमारा रह गया कि दिल्ली की संसद भवन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। इस बात का हमें मलाल रह गया। लेकिन हमें जहां मौका मिला, जेएनयू में मौका मिला, वहां भी हमने 40 मिनट का जो बात रखा उसमें झारखंड को ही रखा। हमें इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में मौका मिला, हमने वहां भी झारखंड का बात रखा। हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दिल्ली में मौका मिला, हमने वहां भी यही बात रखा। हमें देश के नामी चैनल द ललन टॉक में इंटरव्यू लिया गया, हमने वहां भी झारखंड के मुद्दे को रखा। हमें आज तक में इंटरव्यू लिया गया, हमने वहां भी झारखंड के मुद्दों को रखा। बस अफसोस रहा कि संसद भवन तक नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, जब जब हमें जहां मौका मिलेगा झारखंड के मुद्दों के साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात, यहाँ कौन वाला खतियान है? 32 की 64 वाला है, कौन वाला? 32 वाला खतियान है। 32 वाला है पलामू में ना। क्योंकि मेरा एक आंदोलन खतियान हमारे स्थानीय नीति भी है। इसको लेकर भी वो लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे मीडिया वाले करते हैं कि नहीं आप तो राज्य को बांटना चाहते हैं। मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा कि भाई हम कौन होते बांटने वाले? बांटा तो प्रकृति ने है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई मोटा है। क्या भाई इसी देश में दक्षिण भारत के जो वेशभूषा है क्या उत्तर भारत में मिलती है? नहीं। क्या भाषा परंपरा मिलती है? तो हम कौन बांटने वाले हैं भाई? बांटा तो उसने है जिसने इस जहां को बनाया है। यूरोप चले जाइए, उनकी हाइट 6 फीट है, 6.5 फीट है, 6.25 फीट है। हम 6.25 नहीं संतुष्ट हैं। तो हमने कहा बांटा है भैया? ये विधि का विधान है। सबका अपना अपना क्षेत्र है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबके अपने अपने गांव हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र का विकास करे, ना कि किसी के क्षेत्र में टांग अड़ाए। हम दो चाहते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बिहार के एक हाईकोर्ट के जज ने हमें एक फोन किया था जब स्टार्टिंग में यह आंदोलन हो रहा था। उन्होंने भी समर्थन किया हमारे आंदोलन का। उन्होंने भी साफ साफ कहा बिल्कुल आपकी लड़ाई जेन्युइन है, क्योंकि अगर आप अपने राज्य के लोगों के लिए अगर मुद्दा नहीं उठाएंगे और अगर सारे इंडिया के लोग आपके राज्य की नौकरियों में फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
हम कहाँ तैयारी करते हैं? हम खेत खलिहानों में, वो तैयारी करते हैं दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, राजस्थान में। कैसे मुकाबला होगा और क्यों मुकाबला करेंगे? क्यों मुकाबला करेंगे? अगर हमें पूरे इंडिया से मुकाबला करना होता है एग्जाम में, जेपीएससी की परीक्षा में, सीजीएल की परीक्षा में, यहाँ की दरोगा और चपरासी की परीक्षा में, तो झारखंड क्यों अलग किए होते? क्यों झारखंड अलग करना? अगर पूरी इंडिया हमारे साथ आकर परीक्षा लिखती, पूरी इंडिया के लोग अगर हमारे साथ आकर हमारी परीक्षा में शामिल होते हैं, तो झारखंड अलग बनाने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, कोई मतलब नहीं है। जैसा था रहने देते आप। झारखंड अगर अलग बना है तो किनके लिए बना है, ये बात आपको बतानी है, क्योंकि सीधी बात है, आज भारत देश की आबादी अनुमान 1 अरब 40 करोड़ है। झारखंड की आबादी 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ झारखंडी भारतीय हैं, लेकिन 1 अरब 40 करोड़ भारतीय झारखंडी नहीं है। समझना होगा चीजों को। हम झारखंडी भारतीय हैं, लेकिन भारतीय झारखंडी नहीं है। और 1.5 अरब की जनसंख्या भारतीय जो है वो झारखंडी नहीं है भैया, लेकिन हमारी जो आबादी है 3.5 करोड़, हम झारखंडी भी हैं प्लस भारतीय भी हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो झारखंडी सबके सब नहीं है। बस यही बात तो समझाने आए हैं। और ये हम क्या समझा रहे हैं? भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। तो जिनको मेरी बात पूरी लगती है, उनमें अगर हिम्मत है तो जाइए भारत के संविधान में संशोधन कीजिए और वहां लिखाइए कि इंडिया इज ए कंट्री। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स, मतलब बिना स्टेट्स के इंडिया नहीं हो सकता है। और ये सच्चाई है, क्योंकि भारत देश विविधताओं का देश है। दक्षिण की विविधता अलग है, पूर्वोत्तर भारत की विविधता अलग है, महाराष्ट्र की विविधता अलग है, गुजरात की अलग है, उत्तर भारत की अलग है, मध्य भारत की अलग है कि नहीं है? अरे उतना तो छोड़िए, हमारा खान पान एक नहीं है, हमारा पहनावा एक नहीं है, हमारा रहन सहन एक नहीं है, हमारी भाषा बोली परंपरा एक नहीं है। अरे उतना तो छोड़िए, हमारे भगवान एक नहीं है। दक्षिण भारत के हिंदुओं की मैं बात करता हूँ। दक्षिण भारत में जिनको उत्तर भारत में कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, दक्षिण भारत में अयप्पा के रूप में पूजा जाता है, परंपराएं अलग है। यानी भारत की खूबसूरती है विविधता, उस विविधताओं में एकता। तो इस चीज का अगर हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर भारत की खूबसूरती पे आप चोट पहुंचाते हैं। आप चले जाइए उड़ीसा में, जाइए, वहां के फॉरम में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप उड़िया के भाषी हैं, उड़िया का नॉलेज है, तभी आप फॉरम को भरे। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहां भी सेम होता है। लेकिन आप झारखंड के फॉरम को देखिएगा, यहाँ कहीं नहीं लिखा होता है किस फॉरम को झारखंड के निवासी भरेंगे, भारतीय। पूरे इंडिया को यहाँ निमंत्रण दिया जाता है, जो कि झारखंड के लोगों के लिए नुकसानदायक है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हमने देखा है तो पलामू प्रमंडल में देखा है। सारी नौकरियों के हमारे पड़ोसी राज्य के जो भाई हैं आगे ले जाते हैं, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं, हमारी सरकार से शिकायत है, जिसके पास एक पॉलिसी नहीं है। आज की दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य के पास एक पॉलिसी नहीं है। आज अगर हम लोग फुटबॉल का मैच खेलते हैं ना, तो 90 मिनट पेनल्टी के खेल को छोड़ दीजिए, 90 मिनट के खेल को छोड़ दीजिए, 5 मिनट का जो पेनल्टी का खेल होता है उसमें रूल होता है, नियम होता है। तब उतना छोड़िए, अभी हम लोग जो बैठे हैं इसमें रूल है कि बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, अगर महिलाएं आ जाएंगी तो उनको अलग तरफ रखा जाएगा। एक रूल के तहत हम आधे घंटे की मीटिंग में बैठेंगे तब नियम बनेगा कि पुरुष यहाँ बैठेंगे, बच्चे खड़े रहेंगे, महिलाएं यहाँ बैठेंगे, नियम है। लेकिन झारखंड जो 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 24 जिले, 5 प्रमंडल, 32,000 गांव है, बिना नियम के चल रहा है। इसका कोई नियम नहीं है कि झारखंडी कौन है, कोई झारखंडी, कोई रूल नहीं है। हमारे लोग भी रहते हैं बाहर में, एक नहीं लगभग 15 लाख से 20 लाख लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं भैया, लेकिन वो प्रवासी के तौर पे जाने जाते हैं। दिल्ली के अलावा, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो दिल्ली को छोड़कर जो बाकी राज्य हैं, चंडीगढ़ में भी छोड़ दीजिए, चंडीगढ़ चूंकि टेरिटरी है, बाकी जो पूर्ण राज्य है वहाँ हमारे लोगों की क्या पहचान है? प्रवासी के रूप में है। वहाँ हमारे लोग कौन सा काम करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मैक्सिमम मजदूर का काम करते हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे लोग बाकी प्रदेशों में जैसे रहते हैं, बाकी प्रदेश के लोग हमारे राज्य में उसी प्रकार रहे। लेकिन आप हमारे सिस्टम में कब्जा कीजिएगा, आप हमारे साधन संसाधन में कब्जा कीजिएगा, तो फिर हम क्या करें? झारखंड का झाल बजाने के लिए बना था, झाल बजाते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा परावी मंडल का दुर्भाग्य है, हाल ही फिलहाल टीचर की बहाली आई थी, आपके लगभग ओपन टू ऑल कोटा में तो 70 to 80% बाहर के लोग ले गए आपके हिस्से की नौकरियों को। कब तक रहेगा भाई ये सिस्टम? और क्यों रहेगा बताइए? हम जब किसी के हिस्से में नजर नहीं गड़ाते हैं तो कोई हमारे हिस्से में नजर क्यों गड़ाए? तो इसलिए मेरा मानना है आज इस राज्य को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है, जो सबसे पहले ये परिभाषित करे कि यहाँ के मूलवासी कौन है,
और यहाँ का जो झारखंडी होने की अर्हता है वो क्या होगी, क्योंकि दो राज्यों की आइडेंटिटी असंवैधानिक है। भारत का कानून भी कहता है कि कोई व्यक्ति दो राज्यों की आइडेंटिटी को नहीं रख सकता है। हम लोग सभी भारतीय हैं, लेकिन राज्य की आइडेंटिटी एक ही राज्य देता है। अगर हम बिहारी हैं तो झारखंडी नहीं हो सकते हैं, अगर हम झारखंडी हैं तो पश्चिम बंगाल का निवासी नहीं हो सकते हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल के हैं तो हम उड़ीसा वाले नहीं हो सकते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जिसमें लोग दो दो राज्यों की आइडेंटिटी को खपाते हैं। यहाँ भी वोट करते हैं, अपने राज्य में भी वोट करते हैं, यहाँ भी रिजर्व सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, अपने राज्य में भी लड़ते हैं। उदाहरण के लिए कांके सीट से राजस्थान के समरीलाल, आप ओपन सीट में कोई कहीं से लड़ सकता है, ये भारत का नियम है, भारत का कानून है। राहुल गांधी केरल वायनाड से लड़ सकते हैं, लेकिन रिजर्व सीट पे वहीं के लोग लड़ेंगे। लेकिन हमारे राज्य में क्या है, राजस्थान के समरीलाल कांके की रिजर्व सीट से चुनाव लड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। बोलने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं, चर्चा करने वाला कोई नहीं, क्योंकि झारखंड के जो लीडरशिप है इनमें वो दम नहीं है। ये दम दिखाना भी नहीं चाहते हैं। दम दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे। एक बार ये दम दिखा रहे थे, जिस प्रकार योगी जी अभी देख रहे हैं बुलडोजर तोड़ रहे थे अतिक्रमण को। हमारे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे तो उन्होंने भी बुलडोजर लगाया था हरमू नदी में। जब बुलडोजर हरमू नदी पहुंचा, उन्होंने कहा रोक दीजिए, वहां आलमगीर आलम साहब का कमरा है, जब ईडी में चले गए। ये हमारे मंत्रियों की, हमारे राज्य के विधायकों की कहानी है। ये खुद लूट रहे हैं, तो कैसे लूटते हुए बचाएंगे बताइए। ये खुद कोयला लूट रहे हैं। आज आप देख लीजिए, रांची के जितने भी मंत्री हैं वो धनबाद का चक्कर काटते हैं, इसलिए नहीं कि धनबाद का हाल लेना है, इसलिए कि कोयला का कमीशन लेना है। तो जो लोग लूट में खुद हिस्सेदारी है, वे लोग इस राज्य को लूटने से कैसे बचाएंगे, सिंपल सा बात है। इसीलिए आज पूजा सिंगल नाम की IAS हमारे सामने आती है, छवि रंजन नाम का DC हमारे सामने आता है, जो हमारे राज्य को बिल्कुल दिन दहाड़े लूट रहा है, अरबों करोड़ों रुपए के साथ लूट रहा है। IAS लूट रहे, क्यों, मंत्री लूट रहे हैं। इसलिए अगर झारखंड हमारा है तो यहाँ के खनिज संपदा भी हमारे हैं, यहाँ के तमाम संसाधन हमारे हैं। तो इसलिए आज हमें अपनी आवाज को गूंज करनी होगी। आज हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। आज ये छोटे छोटे बच्चे भले मेरे भाषण को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इनका भविष्य क्या होगा बताइए। आपके पास पॉलिसी नहीं है। आज यही अगर पलामू की मैं बात करूं तो आप कोई खेती बाड़ी करके, कोई साग सब्जी उगा के, कोई अपने घर के बैलों को बेच के पैसे जुगाड़ करता है और अपने बच्चों को हजारीबाग भेजता है। सही बोल रहे हैं, आपके बच्चे हजारीबाग जाते हैं, पटना, इधर पटना भी आपके बच्चे जाते हैं। क्यों जाते हैं, एक परीक्षा की तैयारी करने जाते हैं, एक कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं। और एक दो दिन नहीं, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल तैयारी करता है। बाल सफेद हो जाते हैं, आंख में चश्मा लग जाता है, और किसी किसी का तो पेट बाहर आ जाता है, इतनी तैयारी करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट आता है क्या, ना 28 जनवरी 2024 को परीक्षा लिखने जाता है। कहाँ जाता है, न गढ़वा का बेटा जाता है जमशेदपुर, पलामू का बेटा जाता है चतरा, 3 घंटा 4 घंटा 3 गाड़ी बदल के परीक्षा देने जाता है, और शाम को घर वापस नहीं आता है और पता चलता है पेपर लीक हो गया। और दुर्भाग्य की बात है, तक खून खोलता नहीं है। पेपर लीक हुआ तो हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आपका खून नहीं खोलता है। और फिर आप अपने बच्चों को डांटते हैं, क्या बोल के डांटते हैं कि तुमको MA कराए, तुमको BA कराए, तुमको PhD कराए, तुमको BTech कराए, तुमको MTech कराए। क्या किया बाबू, ये आप गलत बोलते हैं। जब सरकारी वैकेंसी नहीं देगी तो MTech का क्या, सरकारी अगर वैकेंसी नहीं देगी तो PhD का क्या। यानी जहां आपका खून खोलना चाहिए था, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खुलना चाहिए था, लेकिन आप वहां मौन हो जाते हैं। आपका खून कहां खोलता है, न खेत में। अगर आपका सगा भाई अगर थोड़ा सा हल को दाएं के बाएं खेल देगा, आप तलवार लेके निकल जाते हैं, आप फरसा लेके निकल जाते हैं। आपका सगा भाई है, आपकी माँ के गर्भ से उसका जन्म हुआ है, लेकिन आप लड़ जाते हैं। क्यों, न बस एक इंच उसने हार चढ़ा दिया था आपकी सीमाड़ी पे, आपकी आड़ पे 1 इंच का हार उसने चढ़ा दिया था, आप भुजाली लेके निकल गए। लेकिन आप वहां आवाज नहीं दिए जहां आपके बच्चों के भविष्य को बेचा गया। बिल्कुल बेचा गया। कितने में पेपर लीक हुआ था बताइए, CGL का पेपर कितना में लीक हुआ था, 27 लाख। कितना में, 27 लाख में। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो 27 लाख में अपने बच्चों को नौकरी खरीद के देंगे। आप छोड़िए, हमारे जितने पुलिसकर्मी भाई लोग हैं उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वे लोग भी बताइए कितने लोग 27 लाख में देंगे, कैसे देंगे। आखिर भले ये पुलिसकर्मी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास भी 27 लाख नहीं है कि अपना बेटा बेटी को नौकरी खरीद के देगा। आप वहां आपका खून नहीं खोला। जहां आपका खून खोलना चाहिए, जहां आपका गुस्सा दिखना चाहिए, वहां आपका गुस्सा नहीं दिखता है। जहां आपका गुस्सा नहीं दिखना चाहिए, वहां दिखता है। भाई भाई की लड़ाई में आपका गुस्सा दिखता है, गोतिया भयाज के साथ आपका गुस्सा दिखता है, और नहीं तो बाराती नगर 1 रुपया मीट नहीं मिला तो आपका गुस्सा दिखता है। कुर्सियां उठा के पटक के तोड़ देंगे।
आपके बच्चों के भविष्य पे बेच भी देगा तो आपको गुस्सा नहीं दिखता। ठीक है, अगर गुस्सा सड़क में नहीं दिखाते हैं तो 24 के चुनाव में दिखाइए। ऐसा नहीं कि गुस्सा पटकने से ही दिखता है। हम नहीं बोल रहे विधायक जी को उठा के पटक दीजिए रोड में, इस बार वोट मत दीजिए, मर जाएंगे। जैसे एक है ना, एक जोंक होता है, जोंक जानते हैं ना, जो तालाब में मिलता है, जो भैंसिया को लटक लेता है, गुस्सा वहां तो दिखा सकते हैं ना, वहां दिखाइए कम से कम गुस्सा, जो आपके बच्चों की भविष्य की बात नहीं करता है। आज क्या स्थिति है? ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप पड़ोसी राज्य बिहार चले जाइए, गूगल कीजिए इंटरनेट में, वहां 68 to 69 बीपीएससी हो चुके हैं। यानी कितना साल उतना बीपीएससी, 2-4 साल छोड़ के एवरेज वहां बीपीएससी हर साल हो रहा है। लेकिन अब झारखंड में 24 साल का झारखंड 8वां बीपीएससी, बाकी 16 साल, बाकी 16 साल के नौजवान क्या हुआ उनका? 16 टर्म के नौजवान क्या हुआ उनका? 24 साल का झारखंड 8 जेपी, ये 11 बोलेंगे, 11 मत मानिएगा, एक ही बार में 4 गोलियां है, चाहे मानेंगे जी? अभी 252 सीट में और 1000 सीट देते और एक ही बार में 4 गोले लेते, मानते क्या? 8 जेपीएससी और साल 24, यानी 3 साल में एक बार, वो भी घोटाले में। आपको मालूम है नहीं कि एक 5वीं या 4थी या 6ठी जेपीएससी, उसमें सिर्फ नेता लोग का बेटा लोग डीएसपी बनाता, आइडिया है ना? विधायक का रिश्तेदार, सांसद का रिश्तेदार, मंत्री का रिश्तेदार, मालूम है कि नहीं? नाम नहीं ले रहे भैया, ताकि बड़े बड़े लोग हैं, अभी जब हम बड़ा होंगे तब नाम उन लोगों का डायरेक्ट लेंगे, मालूम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जेपीएससी मालूम है ना? विधायक जी का बेटा, विधायक जी की साली, विधायक जी की घरवाली की बहन की बेटी की ननद की गोतनी, मालूम है ना? तो ये हाल है जेपीएससी का हमारा। इसलिए आज सही में अगर इस राज्य के निवासी आप हैं, आप अगर जागरूक मतदाता हैं, तो आपको आज देखिए मोटा मोटी, अभी कुछ दिन पहले एक अस्पताल की कहानी आई, इलाज, उसका बेटे का जन्म होने का, बेटा को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन मां को बंधक बना के रखा था। हमारी सरकार जितना ऊर्जा ये नारा लगाने में खर्च कर रही कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत बाबू छूटेगा, आज छूट गए, अच्छी बात है। जितना संसाधन इन्होंने एक व्यक्ति के पीछे लगाया, अगर इतनी ऊर्जा राज्य के सिस्टम में लगाते, स्वास्थ्य की स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, जो गैर मजरूआ जमीन उसकी क्या स्थिति है, तो ये राज्य हमारा सुंदर होता। लेकिन ये लोग एक व्यक्ति पे सारा फोकस कर रहे हैं। गांडे में उनकी अर्धांगिनी लड़ी, अच्छी बात है, लेकिन सारा सिस्टम उठ के चला गया था। अगर उतना सिस्टम उठ के अस्पताल में चला जाता, उतना सारा सिस्टम उठ के किसी कॉलियरी में चला जाता, आज झारखंड बड़ा सुंदर राज्य होता। लेकिन मैंने पहले कहा, चंद परिवार ने इस राज्य के तमाम संसाधनों में कब्जा किया है, और ये गारंटी है, हम और आप 20 साल संघर्ष कीजिए, किसी पार्टी में 20 साल झंडा उठाइए, पता नहीं आपको प्रखंड अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा कि नहीं। लेकिन कुछ परिवार झारखंड की राजनीति में है, तो 20 साल भी अचानक आएंगे और आके कहेंगे हम है महेंद्र बाहुबली, ये रहा अमरेंद्र बाहुबली, इसको स्वीकार कीजिए। 20 साल बाद बोलेंगे ये है सुरेंद्र बाहुबली, अब इसको स्वीकार कीजिए, और फिर आके बोलेंगे ये है हरेंद्र बाहुबली, इसको स्वीकार कीजिए। यही तो चल रहा है। क्या गलत बोले? क्या यही लोकतंत्र की तस्वीर है? बताइए। तो आज एक नया लड़का जब एक संदेश लेके आया है, एक नया उजाले की गारंटी लेकर आया है, तो मुझे लगता है एक बार हमें आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बाकी देखिए, सोच आपका है, हम लोग दबंग प्रवृत्ति के नहीं है कि धमकाने आए हैं, हम लोग शीश झुका के आपका आशीष मांगने आए हैं। यदि लगे, हम में लगे कि हम लोग निस्वार्थी हैं, अगर लगे कि हम लोग निश्चल है, मैंने हमें कोई कपट नहीं, हमें कोई छल नहीं है, तो हमारा समर्थन कीजिए। जरा भी आपको क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आए, नहीं समर्थन कीजिए। हम तो फॉल्स नहीं करने आए हैं, हम तो झारखंड की राजनीति में एक नया मतलब विचार में व्यवस्था की बदलाव को लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सांसद बनने का मौका नहीं था, हमें दोनों पार्टी को ऑफर था, एनडीए यूपीए दोनों को ऑफर था। हमको 3 सीट के ऊपर था, रांची से लड़िए, धनबाद से लड़िए, गिरिडीह से लड़िए, और हम पीएचडी का स्टूडेंट है। हम खाली 2 घंटा बैठ के आकलन कर लेते हैं कि एनडीए जीतेगा कि यूपीए जीतेगा, फंड घुमा देते हैं कि सर टिकट दे दीजिए, लोग दौड़ के घर आ जाते। और अभी हम शपथ ले रहे होते हैं। अगर हमको अपना बनने का होता, तो 2 सालों में झारखंड में जो मुकाम मैंने हासिल किया है, लोगों को 20 साल लगता। आज हम शपथ ले रहे होते एनडीए से या यूपीए से, आज हम शपथ ले रहे होते अगर हमको जरा सा भी अपने बारे में सोचना होता। लेकिन मैंने इस राज्य के बारे में सोचा, हम लोग इस राज्य के जो युवा हैं उनके भविष्य के बारे में सोचे हैं, इस राज्य के जो किसान हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं लोग हैं, उनके भविष्य के बारे में हम लोग चिंतन मंथन करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जादू की छड़ी लेकर आए, घुमा देंगे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम ये कहने आए हैं कि हम लोग उनसे अच्छा प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, बोकारो जिला है, चंद्रपुरा जगह का नाम है, आप पता कर लीजिएगा, वहाँ सिटी पीएस बहुत फेमस है। लगभग
चारों तरफ कोयला का खदान है। वहाँ एक कंपनी और गांव वालों का विवाद हुआ था। आपको भी मालूम है, कंपनी से लड़ेगा तो 353 का केस होगा। ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। जमीन आपका है लेकिन केस भी आपको खाना पड़ेगा। तो ठीक वहां भी हुआ, कंपनी से लड़ाई थी, गांव वालों पे केस हुआ। 1 तारीख को केस हुआ था, 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आना था। क्या कहा कंपनी के मालिक ने पता है कि 4 तारीख तक केस का होल्ड कीजिए, अगर जयराम महतो संसद बन के आ गया तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बवाल कर देगा। एक उतनी बड़ी कंपनी एक साधारण लड़के से डर रही, क्यों मालूम है? नहीं, इस लड़के के डर में नहीं, हमारी डिक्शनरी में डर नहीं है। लास्ट में जब चुनाव का रिजल्ट आया 4 तारीख को, उन्होंने 5 तारीख को केस को तेनुघाट कोर्ट आगे बढ़ाया। तो ये तो हम लोग गारंटी देंगे कि जो लोग गलत कर रहे हैं ना, बाजार में फेंक देंगे। चाहे कोई रहे, अधिकारी रहे, बड़ा अधिकारी रहे, छोटा अधिकारी रहे, गलत करेंगे वो हमारी आग में चल जाएंगे। गलत करने वाले नहीं बख्शेंगे, एकदम स्पष्ट है।